बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था। वो कौवों की राजधानी थी। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उस पेड़ पर कौवों का राजा मेघवन भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवन को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों को एक सभा बुलाई इस समस्या पर विचार करने के लिए। मेघवन बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम भर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवन ने सियाने और बुद्धिमान कौवों से अपनी सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवों ने कहा करके विरोध किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उस पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों की सहायता लेनी चाहिए। कौवे से सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवन, आप चुप है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए, स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए, आप मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवन चौंका, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवन वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति से लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्रवाई देख रहे। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा। कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवन चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने को तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवन ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से जो कोई कौवा इस नीच से कोई संबंधन नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई, मारपीट के गाली गलौज हो रही है। इतने सुनते ही उल्लुओं के राजा सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हमें इन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवन सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गया। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवा हमारे सामने करने के बजाय भाग गए। ऐसे कायर पर हजारों थू। सारे उल्लू हूं हूं की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा कर रहे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा ये सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कां कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवन का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवन क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। इसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ है। ये कौवों का घर की भेदी हमें बताएगा। वो भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। आओ उल्लू। स्थिरजीव कौवों को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा में शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप मुझे शरण दी, ये बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्त्री जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज शत्रु पर विश्वास मत करो, उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध में देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो, चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ विनाशकाले विपरीत बुद्धि चला गया। कुछ दिन बाद स्थिर जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने लगी है, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचा हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहां से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा और वहां मेघवन और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल में जहां आग लगी है एक एक लकड़ी चोंच से उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ स्थिर जीवी के साथ उल्लू के गुफा में आ पहुंचा। स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवन ने स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने ही शत्रु को अपने घर में पनाह देने से अपना ही हम विनाश का सामान जुटाते हैं।